वेलकम टू अचीवर सामान्य ज्ञान। अगर आप हमारे कोर्स पर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा अचीवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर आपको हिंदी में जो भी हमारे टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उपसर्ग। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि उपसर्ग को समझने में और उनको पता करने में बहुत हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं ये लेक्चर जो आप लोग का क्लासेस हमारे स्टार्ट होगी उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने मैंने 2 प्रश्न रखे हुए हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप इस प्रश्न को अभी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अगर आगे से लिखी है तो इसका मतलब उपसर्ग हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्दांश के आगे लगता है और जब वो किसी शब्दांश के पूर्व में लगता है तो वह उसका जो अर्थ निकलता है वो उसको विशेषता प्रकट करता है। यानी कि शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में लगकर क्या करते हैं, उस शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, वो हमारे उपसर्ग होते हैं। ये हमने सुन लिया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने देखा होगा, अभी मैंने आपको बोला कि शब्दांश के पूर्व में लग के, यानी कि कोई ये उपसर्ग जो है वो पीछे ना लग के कहाँ लगेंगे, आगे से लगते हैं। किसी शब्द के आगे से उपसर्ग लगते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? अभी आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा राइट है। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक है यहाँ पे दुकान, दूसरा है कपूत, दूसरा है दुकान। एक यहाँ देखेंगे दू, क और दू, यहाँ पे भी दू लगा है, यहाँ पे क लगा है, यहाँ पे भी क लगा है। तो आपको यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो गया किस चीज से, क्योंकि उपसर्ग दोनों के ही आगे लगा हुआ है। उपसर्ग दोनों के, तीनों के आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। इसको हम लोग आगे करेंगे, ये आंसर आप खुद से करोगे। अभी आप क्या करो, आप इन प्रश्नों को अपनी किताब कॉपी में, अपनी रफ नोटबुक में नोट करके रख लो, और जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी उसके बाद आप इस प्रश्न को लगाइएगा, तब आप देखिएगा कि आपके जो उत्तर है वो आपका कैसे आ रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न सेम ऐसा ही है, इनमें से आपको कौन सा नहीं है बताना है। पहला है कुमाता, दूसरा है कुलीन, दूसरा है कुपुत्र और कोई नहीं। अब यहाँ पे एक चीज बात आपने सोचनी है, कुमाता, कुलीन, कुपुत्र सभी में कुकू लगा है, यानी कि जो उपसर्ग है वो सभी में लगा हुआ है, लेकिन नहीं है, कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। तो इस प्रश्न ने आपको घुमा दिया, इस प्रश्न ने आपको थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से क्या हो सकता है ना। तो अब हमको इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें उपसर्ग समझने पड़ेंगे। तो उपसर्ग में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पहले बता देती हूँ। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्दांश के आरंभ में बोलो या पूर्व में बोलो, ठीक है, किसी शब्दांश के पूर्व में लगकर उसके शब्द को उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये आपकी क्या है, परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि शब्दांश के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में जो विशेषता ले आते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये परिभाषा देख ली है। अब इस परिभाषा के बाद में आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ। यहाँ पे इस परिभाषा में एक बात बताएंगे हम लोग। अब यहाँ देखो शब्दांश क्या होते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो शब्दांश लिखा है एक्चुअल में ये शब्दांश है क्या, है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक शब्द होता है, ठीक है, एक शब्द होता है वो नए शब्द से जाके मिल जाता है। एक शब्द नया शब्द से जाकर मिल जाता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ शब्द होगा, ठीक है। आपने क्या बोला, ये जो एक शब्द है, ठीक है, शब्दांश है, ये जो शब्दांश है वो किससे जुड़ेगा, शब्द से जुड़ेगा। जब ये शब्द से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक नया शब्द। क्या बन गया, एक नया शब्द। अब यही आपको जानना है
यही आपको जानना है यहाँ शब्दांश, शब्द, नया शब्द। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी कि देखो क्या होगा। ये शब्दांश क्या होता है, ये शब्दांश ही क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, ये शब्दांश ही उपसर्ग होता है, याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है उपसर्ग की जगह पे शब्दांश पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा शब्दांश है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये शब्दांश ही उपसर्ग होता है और यहाँ पर क्या होता है, कोई एक शब्द होता है। ठीक है, इस शब्दांश में एक शब्द जुड़ जाएगा। इस शब्दांश में जब नया शब्द जुड़ जाएगा तो फिर ये जो नया शब्द बनेगा इनकी जुड़ने से, इसको बोलते हैं उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द। उपसर्ग विधि से बना शब्द। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप लोग, शब्दांश आया, उसमें एक शब्द जुड़ गया, फिर ये दोनों मिलकर क्या हुए, एक नया शब्द बनाया। जब इसने नया शब्द बनाया तो इसको, इस नए शब्द को हमने क्या बोला, उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक इसका उदाहरण देना चाहती हूँ, ठीक इसके नीचे ही मैं इसका उदाहरण दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा अ, एक मैंने शब्दांश लिखा और एक मैंने उपसर्ग लिखा। मैंने बोला दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जब मैंने अ लिखा और दूसरे पास मेरे पास एक शब्द आया, शब्द का मतलब क्या है, अगर मैं शब्द बोल रही हूँ तो इसका मतलब शब्द क्या होगा, सार्थक होगा, सही होगा। तो अ, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया सत्य। अब मुझे बताओ, जब मैंने इन दोनों को, शब्दांश को और शब्द को मिलाया तो मेरे पास नया शब्द क्या बन के आया, असत्य। क्या आया, असत्य। तो जब असत्य आया तो हम क्या बोलेंगे, ये असत्य किससे मिलके बना हुआ है, कौन सी विधि से मिलके बना हुआ है, ये असत्य हमारा उपसर्ग विधि से बनकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। असत्य में अ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है असत्य, तो असत्य में अ क्या है, उपसर्ग। समझ में आ गई बात, उपसर्ग। और यही क्या है, यही हमारा शब्दांश होता है। ठीक है, यही हमारा शब्दांश होता है। और सत्य को देखो पीछे, जब आपने सत्य को देखा तो आपको ये क्या मिला, सही शब्द मिला। यहाँ पर आपको क्या मिला, सही शब्द मिला। सही शब्द मिला का अर्थ, अब आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर ली होगी। अब आपने एक चीज नोट, एक आपने क्या शब्द नोट किया होगा, अब आप इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आप लोगों को मिला। सबसे अच्छा, जब भी हम उपसर्ग विधि से कोई शब्द बनाते हैं या जब वो शब्द बनता है तो शब्द हमेशा सही होता है। आगे भले ही आपको उपसर्ग का कोई अर्थ ना मिले, उपसर्ग का भी अपना अर्थ होता है। ठीक है, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन शब्द उसके पीछे कोई गलत नहीं होता। उसकी ट्रिक ये होती है कि अगर आप उपसर्ग को हटा दो तो जो पीछे जो भी बचेगा, जो भी शब्द पीछे बच रहा होगा उसका अपना एक अर्थ होगा, वो गलत नहीं होगा। अगर वो गलत निकल जाता है तो इसका मतलब वो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे एक शब्द देखो, जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पे अपमान, मैंने एक शब्द लिखा अपमान। अब एक बात बताओ, कौन सा सही, देखो उपसर्ग को अगर निकालना है, अगर आपको लगता है कि इस शब्द में कोई उपसर्ग तो है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, पीछे का जो शब्द है उसको अलग कर लो। यहाँ देखो एक शब्द का सही अर्थ निकल रहा है मान। मान क्या होता है, अपने मान सम्मान वाली बात आ जाती है ना, तो वो सम्मान वाला मान है यहाँ पे। और पीछे से हमारे आगे से क्या निकल गया, अप निकल गया। तो अब मुझे बताओ अब क्या है, अब हमारा शब्दांश है, अब हमारा शब्दांश है। ठीक है, और ये क्या, मान क्या है, हमारा शब्द है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, अपमान बन गया। तो अपमान क्या बन जाएगा, उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका मतलब अगर यहाँ पे सही शब्द निकल चुका है तो हमारे पास इसमें क्या लगा है, अप लगा है, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा है। तो ये जो अपमान शब्द है वो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपमान में कौन सा शब्द उपसर्ग है, अपमान में क्या उपसर्ग है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा मान, अप, फिर दिया होगा पमा, फिर दिया होगा नो, या कोई नहीं भी दे सकता है। तो अब आपको पता चल गया है कि मान तो ऑलरेडी निकल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब अप क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे उपसर्ग बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या आ जाती है, यहाँ पर उपसर्ग आपको ये नहीं, देखो कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि जितने सारे शब्द हैं सभी में ही क्या लगता है, उपसर्ग, मतलब सही शब्द निकल गया तो आगे का सारा शब्द क्या है, उपसर्ग है। ऐसा नहीं होता है, आगे का सारा शब्द उपसर्ग नहीं होगा। इनकी अपनी कैटेगरीज हैं, यानी कि हिंदी में इनकी संख्या होती है।
तो उतनी ही संख्या उपसर्ग की होंगी, यानी कि उपसर्गों की अपनी संख्या होती है, वो उपसर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत ईजी है, अगर एक दो बार भी आप उनको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उपसर्गों की संख्या है, अगर आपने वो उपसर्ग याद कर लिए तो उनके अलावा कुछ पेपर में नहीं आना है, क्योंकि उपसर्ग अपने आप में है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारे शब्दों में आपने उपसर्ग दिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे शब्दों में आपको उपसर्ग मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। संस्कृत में इनकी संख्या 22 होती है। मैं सारे लिखाऊंगी आपको, संस्कृत भी लिखाऊंगी, हिंदी भी लिखाऊंगी और उर्दू भी लिखाऊंगी, क्योंकि आपके एग्जामिनर बहुत आगे हैं, आपसे एक कदम आगे हैं। वो 13 में पूछ के आपका ये निपटाएंगे नहीं, वो सारे पूछते हैं, पेपर में सारे आते हैं आपके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से संस्कृत के हैं, कौन से हिंदी के हैं और कौन से उर्दू भाषा के हैं, ठीक है। तो ये उर्दू भाषा के हो जाएंगे हमारे कितने, 19, ठीक है। तो हमारे ये 19 हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया, ये हमारी क्या है, उपसर्ग है हमारे टोटल। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए, 54। तो हमारे उपसर्ग कितने हैं, 54 है। और ये 50 के 54 आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 13 ही हिंदी के ही पूछे जाएंगे उपसर्ग, नहीं, वो आपसे सारे पूछते हैं, संस्कृत के ही पूछेंगे, इसके ही पूछेंगे। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है आपके लिए कि मैं आप लोगों को सारे बताऊं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले आप लोगों को बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब आपको पता चल ही गया है कि उपसर्ग क्या होता है, ठीक है, आपको पता चल गया कि अगर हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब आप एक काम करो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दो और खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। क्या करोगे, वही करोगे, पीछे के शब्द का अर्थ निकालोगे। अगर उसका अर्थ निकल रहा है, रिलेटेड है, समझ में आ रहा है, अर्थ में विशेषता आ रही है, इसका मतलब उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगर विशेषता नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अपनी वीडियो रोक ली होगी, ये क्लास रोक ली होगी, उसके बाद खुद से ये किया होगा। अब मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है नहीं है, पूछा है आपसे, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा नहीं है। यहाँ लिखा है दू काल। दू का मतलब क्या होता है, दो। काल का मतलब होता है समय, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कितना हो रहा है, दो समय, मतलब काल कितने हैं यहाँ पे, 2, यानी कि समय को बताया गया है, 2 काल हैं, 2 समय है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है कपूत, कपूत। तो क मतलब क्या होता है, यहाँ पे बुरा दिखाया गया है, ठीक है। पूत मतलब होता है पुत्र, यानी कि बुरा पुत्र। तो इसका भी अर्थ निकल गया। काल मतलब पता है ना, समय, तो यानी कि ये जो शब्द है वो सही है। इसके अंदर जो दू लगा हुआ है, शब्दांश दू लगा है, शब्दांश, वो क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया है। यहाँ पे क पूत है, तो पूत मतलब पुत्र होता है, यानी कि इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो ये क क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो, एक चीज लिखी हुई है दुकान। एक बात बताओ, इसका कोई अर्थ है, दू प्लस कान। एक बात बताओ, यहाँ लिखा है कान। कान मतलब क्या होता है, ये कान। कान मतलब क्या होता है, कान मतलब कान ही आ रहा है। तो 2 कान तो ऑलरेडी हमें पता है, किसी में इसमें इस बात में कोई विशेषता ही नहीं आ रही है। जैसे कि यहाँ काल है, तो काल मतलब होता है समय। समय 2, सुबह शाम या रात, सुबह या रात, 2 समय बताए गए, समय की संख्या बताई गई है यहाँ पे, सीधी सी बात है। यहाँ पुत्र, कपुत्र, बुरा पुत्र, एक अर्थ निकला, नया शब्द बना। लेकिन दुकान से 2 कान एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन कोई अर्थ नहीं है इसका अपने आप में। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, शब्द को निकालना है। यानी कि दुकान, यानी कि वो बोल रहा है कि 2 कान, ठीक है, 2 कान बोल रहा है। तो इसका मतलब उसने यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं बोली है। इसका मतलब ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। यही मैं आपको समझा रही हूँ, हर कोई उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं होता है, हर, ठीक है। तो कान मतलब कान है, दू मतलब 2 कान। तो 2 कान का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन 2 काल, दुकाल, दुकाल मतलब समय है, 2 काल है ना, 2 समय, दोपहर। तो ये इस तरह से आप लोगों को समझना है। अब यहाँ जाते हैं, नहीं है, इसमें भी आपको यही पूछा गया है कि नहीं है। अब यहाँ कैसे लगेंगे, देखो, कुमाता। कु मतलब क्या होता है, यहाँ पे बुरा, मैंने अभी बताया था आपको। कु मतलब होता है बुरा, माता मतलब पता ही है आपको, माँ। तो यहाँ पे बुरी माँ बताया गया है। क्या बताया है, बुरी माँ। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है, माता का अर्थ है, ठीक है, बुरा, बुरी माता, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुपुत्र। कु मतलब भी क्या ही होता है, बुरा ही होता है, तो बुरा पुत्र। तो यहाँ देखेंगे कुमाता, आपको मैंने बता दिया, कुमाता मतलब बुरी माता, यहाँ पे है बुरा पुत्र, ठीक है। अब एक चीज यहाँ कुलीन। कुलीन मतलब क्या होता है, कुलीन मतलब होता है कुलीन, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचा परिवार, है ना। कुलीन एक होता है उच्च परिवार। तो
तो जब उच्च परिवार में से कोई वो कर देता तो क्या हो जाता है, वो नीच, मतलब उसने ऐसी हरकतें कर दी हैं कि उसको कुलीन बोल रहे हैं, है ना, उस परिवार को, उसके घराने को क्या बोला जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये शब्द होगा। तो यहाँ पे दिखा है नहीं बना है, यहाँ पे सारे ही शब्द हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। 3 प्रकार के शब्द बनने का मतलब होता है कि उपसर्ग इन 3 प्रकारों में आता है, यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची और कोई नई विशेषता, यानी कि कुछ नया दिखाने वाली नई विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द बनते हैं। तो ये उपसर्ग के प्रयोग से के आधार पे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ विलोम शब्द में क्या होता है, एक शब्द होता है, देखो गमन, देखो हम क्या बोलते हैं, आगमन, है ना। एक तो गमन होता है, गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है, और आगमन मतलब होता है आना। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आगमन, आगमन, आगमन में देखो यहाँ देखो एक शब्द निकल गया। अब देखो जब हम उपसर्ग निकाल रहे तो मैंने बोला था शब्द निकालो, तो गमन निकाल लो। हमने जब गमन को निकाला, ये हमारा शब्द है, इसमें हमारा उपसर्ग क्या है, हमारा शब्दांश क्या है, आ। ठीक है, तो जब आ लग गया तो आगमन में आना हो गया। देखो गमन मतलब क्या हो जाता है, जाना, लेकिन आगमन में क्या हो जाएगा, जब ये दोनों आगमन बन जाएंगे, आगमन, आगमन में क्या हो जाएगा, आना। तो अब यहाँ देखो विलोम बना नहीं बना, आना जाना, तो यानी कि ये जो आ शब्द भी आएगा, ये जो आ आएगा, ये भी हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, आगमन का आना और जाना। इस तरीके से एक और हमारा होगा यहाँ पे अपमान। देखो एक होता है मान, मान, मान मतलब जिसी को हम मान दे रहे हैं, और इसी का विलोम क्या हो जाता है, अपमान। तो देखो विलोम, उपसर्ग आया नहीं आया, प्रयोग हो रहा नहीं हो रहा है विलोम शब्दों में, अपमान। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, एक विलोम शब्द में अब हमारा क्या हो जाएगा, शब्दांश हो जाएगा, इसी को ही हम उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, और मान मतलब आपको पता ही है किसी का मान सम्मान। ठीक है, सम्मान की बात हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि यहाँ पर विलोम शब्द भी अपने इस तरीके से कार्य करता है। हमारे उपसर्ग में 3 प्रकार के उपसर्ग जो है अपनी विधि से 3 प्रकार के शब्दों को बनाता है। एक तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, फिर नई विशेषता वाले शब्द। तो इतना समझ में आ गया, यानी कि आ भी क्या है, विलोम शब्द, आ भी क्या है हमारा, ये पर्याय उपसर्ग है, और आपका अप भी उपसर्ग है। ये तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि विलोम शब्दों में भी हमारे पर्याय उपसर्ग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं जैसे पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में भी हमारा क्या बनता है, उपसर्ग बनते हैं। कैसे बनते हैं, हिमालय, एक शब्द है हमारे पास हिमालय। तो हिमालय का आपको पता ही है, हिमालय में हम लोग पर्वत, हिमालय क्या किसका, हिमालय क्या हो जाएगा, पर्यायवाची किसका है, ये पर्वत का, है ना। तो ये सारे आपको पता ही है, हिम हो गया, गिरी हो गया, पर्वत हो गया, है ना, गिरिराज हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे पर्वत के ही वो हैं, सारे एग्जाम्पल हैं, पर्यायवाची हैं। तो देखो इसमें देखो एक चीज़ आप लोग को दिख रही होगी, यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ पे लय लिखा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक शब्द निकल गया आलय। अब एक शब्द निकल गया आलय। तो आलय क्या होता है, कहीं पर रहने का स्थान। यहाँ पे क्या बच गया, हिम बच गया। अब हिम का अर्थ क्या होता है, हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ, यानी कि बर्फ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, रहने का, बर्फ का स्थान जहाँ पे बहुत सारे बर्फ होती है, हिमालय उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, आलय जब निकल गया है तो हमारे पास उपसर्ग क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, यानी कि ये हिम भी क्या है, हमारा पर्यायवाची है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और बोलती हूँ, परिभ्रमण। परिभ्रमण, परिभ्रमण के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, है ना। परिभ्रमण मतलब घूमना, है ना, सैर। तो ये सारे हमारे सारे शब्द निकल जाएंगे। परिभ्रमण में आप देखेंगे, भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। तो एक शब्द निकल गया हमारा, शब्द निकल गया, और इसके आगे से परि निकल गया, शब्दांश भी निकल गया, है ना, शब्द भी निकल गया और शब्दांश भी निकल गया। तो यहाँ पे परि क्या हो जाएगा, हमारा पर्यायवाची शब्द आ गया, परिभ्रमण। तो परि हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि अगर आपको उपसर्ग याद भी ना हो तो आप विलोम शब्दों के से भी निकाल सकते हो, पर्यायवाची शब्दों से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार और बता दो, जैसे अनुशासन, है ना, अनुशासन, अनु मतलब होता है किसी के साथ। ठीक है, शासन मतलब होता है कि किसी का कानून, नियम कानून। ठीक है, अनुशासन में रहना, नियम कानून। तो यहाँ पे एक शब्दांश लगा हुआ है अनु। ठीक है, तो ये अनु ही क्या है, हमारा आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं नई विशेषता वाले शब्द। अब नई विशेषता वाले शब्द क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है अधिकार, एक शब्द है यहाँ पे अधिकार। ठीक है, अधिकार। अब यहाँ पे देखो अधिकार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अधि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे
कार, करने वाला, है ना, करने वाला, कार मतलब करने वाला, और अधि मतलब होता है किसी पर जताने, वो अधिकार जताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक अधि शब्द भी हमारा क्या हो जाता है, देखो नई विशेषता वाले शब्द है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि शब्दांश शब्द आपका सही सही नहीं निकलेगा, जैसे वो कार निकला था, यहाँ पे कार निकला है ना, तो यहाँ पे देखो कोई कोई शब्द नहीं निकलेंगे, इसीलिए मैं इसको नई विशेषता वाला शब्द बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अधि भी क्या होता है, हमारा एक उपसर्ग होता है। तो कहने का तात्पर्य था कि जो उपसर्ग होते हैं वो इन तीनों के माध्यम से भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उपसर्ग है उनका प्रयोग किन शब्दों के प्रयोग पर किया जाता है, किन शब्दों के आधार पर किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, जैसे क्रिया दिया है, संज्ञा दिया है, सर्वनाम दिया है, पर्यायवाची दिया है। तो आपने तो पढ़ा है पर्यायवाची, 3 पढ़े हैं आपने, एक तो नई विशेषता, पर्यायवाची, विलोम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बहुत डीप की बात है, ये बाहर बाहर हम पढ़ लेते हैं उपसर्ग, इसमें उप लगा है, प लगा है, लेकिन वो अंदर से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अभी हम ये लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं।